41 जो है डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में दिया है कि 10 सेंटीमीटर की एक रॉड है जिसके ऊपर चार्ज है +50 माइक्रोकूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग द लेंथ। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द एंड्स ऑफ द रॉड। तो रॉड के दोनों एंड से एक समान दूरी पर एक पॉइंट है और उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एक रॉड में बना देता हूँ, ये एक रॉड यहाँ पे है और ये रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज है। हर एक छोटे से क्रॉस सेक्शन पर यदि आप देखेंगे तो एक समान चार्ज आपको दिखेगा। तो यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी डिफाइन कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज इक्वल्स टू चार्ज टोटल डिवाइडेड बाय लेंथ कितना है L के बराबर। तो इसके सेंटर पे बात करूं, इसके सेंटर से इस वाले कोने की डिस्टेंस जो हो जाएगी L/2 के बराबर और यहां से यहां की डिस्टेंस हो जाएगी L/2 के बराबर। अब इन दोनों एंड से एक समान डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है तो वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो यहाँ पे पॉइंट मान लेता हूँ पॉइंट P और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्वेश्चन में आपको दे रखी है और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है क्वेश्चन में दे रखी है 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो मैं यहाँ से इसका डिस्टेंस मान लेता हूँ, लेट्स से x के बराबर x d ले लेते हैं, d के बराबर मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, सो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस है और उनकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं मालूम है। तो हम क्या करेंगे, एक जनरल एलिमेंट लेंगे, एक जनरल छोटा सा पार्ट लेंगे इसका और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो मैं यहाँ से मिड पॉइंट से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक एलिमेंट लेता हूं और इस एलिमेंट पे चार्ज मैंने मान लिया dq के बराबर है, dq के बराबर चार्ज है और इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है, होगा इस डायरेक्शन में और उसकी वैल्यू होगी dE के बराबर। बिल्कुल सिमिलर एक एलिमेंट में यहाँ से x डिस्टेंस इधर ले लेता हूँ, यहाँ से x डिस्टेंस पे dx विड्थ का जिसका चार्ज dq के बराबर है एक एलिमेंट ले लिया मैंने और इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकाल सकते हैं dE के बराबर। ये एंगल में मान लेता हूँ थीटा के बराबर है, ये एंगल भी थीटा के बराबर होगा, तो ये वाले एंगल्स जो है ये भी थीटा के बराबर होंगे। तो इस d का कंपोनेंट करेंगे अब d cos थीटा d sin थीटा, इस d के दो कंपोनेंट करेंगे d cos थीटा d sin थीटा। तो देखिए कि आपको मिलेगा de sin थीटा और इसका एक कंपोनेंट de sin थीटा और इन दोनों के जो ये वाले कंपोनेंट हैं आएंगे टोटल 2 टाइम्स de cos थीटा। ठीक, ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से जो इक्वल डिस्टेंस पे जो पेयर बन रहे हैं, ये जो दोनों एलिमेंट्स का जो पेयर है उन पेयर्स का ये वाले जो कंपोनेंट हैं आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, d sin थीटा कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं जितने भी एलिमेंट्स के पेयर यहाँ पे बनेंगे, यहाँ पे ये सारे पेयर्स के ये वाले जो कंपोनेंट है कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट हमें मिलने वाला है। तो दो एलिमेंट की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2d cos थीटा मिल रहा है, तो एक एलिमेंट की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, d cos थीटा के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू n एलिमेंट इज इक्वल टू de cos थीटा। अब ये वैल्यू जो है आपको ये पुट करनी है, de cos थीटा की वैल्यू क्या है। अब d cos थीटा लिख सकता हूं k इंटू dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें चाहिए, ये डिस्टेंस पता है, ये डिस्टेंस पता है, तो लिख सकता हूं मैं d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू cos थीटा। cos थीटा इस ट्रायंगल से लिख सकते हैं cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है d और हाइपोटेनस कितना है d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो आप यहां लिखेंगे d अपॉन d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट या पावर हाफ। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन एलिमेंट। अब इसे इंटीग्रेशन करने का नंबर आ चुका है, तो जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आप बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट टर्म्स को आप बाहर निकाल दीजिए। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा दैट k इंटू d और बस यहाँ पे अंदर मिलेगा dq को लिख सकता हूं मैं लैम्डा इंटू dx, लैम्डा भी बाहर आ जाएगा, यहाँ मिलेगा आपके पास dx और नीचे बचेगा d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 का इंटीग्रल। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको मिल रही है। ठीक है, अभी लिमिट लगाएंगे लास्ट में, पहले इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ इसे इंटीग्रेट करने के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करूंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हम इसे जो है एक सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, और मैं यदि यहाँ पे x की वैल्यू d tan थीटा रख देता हूं तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास d स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने से dx इज इक्वल्स टू d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये वैल्यू यहां पे और ये वैल्यू यहां पे यदि आप रखेंगे तो आपको मिलता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन के बाहर है लैम्डा के डी, और यहां मिलेगा dx की जगह आपके पास है dx की जगह d sec स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2 d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा दैट इज d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, तो d क्यूब sec क्यूब थीटा आपको मिल जाएगा d क्यूब sec क्यूब थीटा, और यहां मिलेगा बस यही। अब यहां से d और d स्क्वायर से दो पावर जो है कैंसिल आउट हो जाएंगी, आपके पास सिर्फ एक पावर बचेगी। sec स्क्वायर से दो पावर जो है कैंसिल आउट हो जाएंगी, sec ऊपर जाके cos बन जाएगा तो आपको मिलेगा cos थीटा d थीटा, और नीचे d बचेगा तो आ जाएगा लैम्डा k बाय d, इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा sin थीटा। सो इस sin थीटा यहां पे बचेगा और यहां बचेगा लैम्डा k बाय d। ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। अब यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू को जो है वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे करेंगे कि हमने यहाँ पे माना था कि x इज इक्वल टू d tan थीटा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन d, tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन d, और यदि x अपॉन d के बराबर है tan थीटा तो ये x हो गया है d मान लिया मैंने, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से sin थीटा लिख सकता हूं x अपॉन दिस, तो sin थीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है x अपॉन d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे आप, लिमिट लगाएंगे किसकी, लिमिट लगाएंगे यहाँ पे जो लिमिट लगानी थी x की लिमिट लगानी थी, यहाँ पे भी आपको x की लिमिट लगानी है। तो x की लिमिट लगानी है कुछ ऐसे जिससे सारे एलिमेंट्स यहाँ पे जो बन रहे हैं वो सारे कवर हो जाएं। तो मैं x की वैल्यू, x मैंने यहाँ से मेजर किया था तो x इज इक्वल टू माइनस l/2 से पहले एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, और x इज इक्वल टू प्लस l/2 से यहाँ लास्ट वाला एलिमेंट स्टार्ट खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे माइनस ऑफ l/2 से l/2 की। तो देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है यहाँ से, लैम्डा k बाय d, और यहाँ मिलेगा आपको l स्क्वायर बाय 4 नहीं l/2 डिवाइडेड बाय d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, l स्क्वायर बाय 4 प्लस d स्क्वायर का अंडर रूट, माइनस में माइनस l/2, और ये मिलेगा आपको अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर बाय 4 प्लस d स्क्वायर। तो ये दोनों जो है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, तो आपको मिलेगा l अपॉन l स्क्वायर बाय 4 प्लस d स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ मिलेगा लैम्डा k बाई d। सो k लैम्डा की वैल्यू जो है वो q अपॉन l के बराबर है, q अपॉन l, और यहाँ मिल जाएगा d, l से l कैंसिल आउट हो गया तो आपको मिल जाएगा आंसर k कैपिटल Q डिवाइडेड बाय d इंटू l स्क्वायर बाय 4 प्लस d स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ पे d की जो वैल्यू है वो आप रख सकते हैं, सारी वैल्यू जो है रख सकते हैं कैसे कि हमें इसकी टोटल लेंथ के बराबर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर के बराबर, तो आप ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं, d की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 10 और 5 क्या हो जाएगा आपके पास 100 माइनस 25 का अंडर रूट इज इक्वल टू d, हो जाएगा आपके पास 75 का अंडर रूट, तो ये 25 थी 75, सो 5√3 आपको मिल जाएगी d की वैल्यू। ये वैल्यू आप पुट करना स्टार्ट कीजिए यहाँ पे, तो k की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, चार्ज कितना है पूरी रॉड पर प्लस 50 माइक्रोकूलम, 50 इंटू 10 टू दी पावर -6 डिवाइडेड बाय d की वैल्यू कितनी है 5√3, और यहाँ अंडर रूट में आपको मिलेगा l स्क्वायर बाय 4। अच्छा ये सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलना जरूरी है, और यहाँ पे l स्क्वायर बाय 4 जो है, l स्क्वायर बाय 4 का मतलब है कि l की वैल्यू है 10, सो 10 स्क्वायर बाय 4, सो इट्स 25, और क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 टू द पावर 4 से डिवाइड करेंगे इसे, प्लस d स्क्वायर, d की वैल्यू जो है d स्क्वायर इज 75, सो इट विल बी 75 बाय 10 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, अब इसे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पे, तो ये -6
और ये आपके पास एक 1, तो -5, तो ये बचेगा आपके पास 4। तो आपके पास मिलेगा ऊपर न्यूमरेटर में 45 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 5√3 डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ मिलेगा अंडर रूट में आपको 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। सो 100 से 100 कैंसिल आउट हुआ और यहाँ बचेगा 10, और ये 1000 जो है ऊपर चला जाएगा, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 45 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 5√3। 5 से गया है 9 बार, और इसको 3√3 लिख सकता हूँ ऊपर। सो 3√3 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा मिड पॉइंट, मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट आपसे पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें दिया है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है रेडियस r की, और आपको वो पॉइंट ढूंढना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो एक चार्ज रिंग की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल चुके थे, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कि एक चार्ज रिंग है जिसके ऊपर टोटल चार्ज कैपिटल Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका रेडियस r है, और यहां से x डिस्टेंस दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E एट अ डिस्टेंस x इज इक्वल टू दैट इज kqx अपॉन r² प्लस x² रेज टू द पावर 3/2। अब हमें ये वाली जो टर्म है इसको मैक्सिमाइज करना है कि ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है और x की किस वैल्यू पर ये मैक्सिमम होने वाली है। तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन की सहायता लेने वाला हूं, दैट dE बाय dx इज इक्वल्स टू 0। इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करिए। सो k और q जो है वो कांस्टेंट टर्म्स हैं, उनको बाहर रखेंगे kq। उसके बाद ये फंक्शन x का है, नीचे फंक्शन x का है, तो एक डिवीजन रूल का इस्तेमाल करके डिफरेंशिएट करेंगे। x का डिफरेंशिएशन 1, और ये मिल जाएगा r² प्लस x² रेज टू द पावर 3/2 माइनस x इंटू 3/2 इंटू r² प्लस x² और रेज टू द पावर 1/2 इंटू 0 प्लस 2x, और नीचे आएगा आपके पास इस डिनोमिनेटर का स्क्वायर विच इज r² प्लस x² की पावर 3, और ये सब जो है 0 के बराबर हमें रखना है। तो ये वाली जो टर्म है 0 के बराबर चली जाएगी, इससे 0 में मिल जाएगी, ये भी 0 में मिल जाएगा, तो अब आपके पास मिलेगा दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ देखिए 2 से एक 2 चला गया, और 3x x², ये पावर जो हाफ है, ये पावर जो है हाफ यहाँ कैंसिल आउट हो गई, तो पावर यहाँ पे 1 बची है। तो आपको यहाँ मिलेगा r² प्लस x² और माइनस यहाँ बचा है 3x² इज इक्वल टू 0। तो आपको मिलेगा r² इज इक्वल टू 2x², आपको मिलेगा x² इज इक्वल टू r²/2, और x की वैल्यू आपको मिलेगी प्लस माइनस r/2। तो ये एक ऐसी पोजीशन है, दो पोजीशन है, प्लस माइनस r/2 का मतलब क्या है कि r/2 इधर सेंटर से, r/2 इधर, दो ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलने वाला है। तो पॉइंट्स हमने यहाँ पे फाइंड कर दिए हैं। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बेसिकली इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, और इन वैल्यूज पर जो आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो भी आपको याद रखना है। तो आप देखिए बेटा, इन वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में, तो आपको मिलता है kqx, x इज r/√2 divided by r² plus x², x is r/√2, तो it's r²/2 raised to the power 3/2। तो आपको मिलेगा kq r/√2 divided by 3r²/2, so it's 3r²/2 raised to the power 3/2। मिलेगा kq r/√2 divided by 3r²/2 into √3/√2 into r। so √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, r से r कैंसिल आउट हो गया, आपको मिल जाता है यहाँ पे 2kq अपॉन 3√3 r²। दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द रिंग। मैक्सिमम वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 43। एक वायर को बेंड कर दिया जाता है in the form of regular hexagon and total charge small q is distributed uniformly on it. What is the electric field at the center? Electric field आपको बताना है कितना होगा सेंटर पे। तो वायर है, वायर के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज है, और उससे हमने एक साइक्लोहेक्सेन बना दिया है, साइक्लोहेक्सेन बना दिया इस तरीके से।
तो ये जितनी स्टिक्स जो हैं, जितनी रॉड्स जो हैं, ये सब यूनिफॉर्मली चार्ज हैं। ठीक, तो देखिए सेंटर की बात करूं तो यदि मैं यहां देखता हूं, ये जो एंगल है, ये जो पूरा एंगल है, ये कितना है 2π/6 के बराबर। 2π/6 कितना होता है, π/3 = 60 डिग्री। तो ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो साइड है आपकी, ये साइड इस सेंटर पर एंगल बना रही है 30 और 30, और ऐसे ही ये वाले जो एंगल हैं ये सारे 30 के बराबर है। तो हम जानते हैं कि यदि एक वायर इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, इक्वल एंगल बना रहा है इस बाइसेक्टर से, तो उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस एक वायर का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डायरेक्शन में ही होने वाला है। और उसका फॉर्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए, दैट इज k(λ/r) sin अल्फा प्लस sin बीटा। और अल्फा बीटा जो है यदि बराबर है, अल्फा बीटा बराबर है, तो जाएगा आपके पास 2k(λ/r) इंटू साइन अल्फा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस वायर की वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतना, इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे होगा इतना, इस वायर की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतना, इस वायर की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतना, इस वायर की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतना, इस वायर की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इतना। तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बिकॉज सबके मैग्नीट्यूड बराबर हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये 6 के 6 जो वेक्टर्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा कितना, 0 के बराबर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर आपको मिल जाता है। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें दिया एक सर्कुलर वायर लूप है। सर्कुलर वायर लूप है जिसका रेडियस a है, कैरीज अ टोटल चार्ज q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ। अ स्मॉल लेंथ dl ऑफ द वायर इज कट ऑफ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू द रिमेनिंग वायर। तो यहां देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक हमारे पास वायर लूप है, वायर लूप, और इस वायर लूप का जो टोटल चार्ज है वो Q के बराबर है। Q इज द टोटल चार्ज ऑन दिस वायर और यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। तो क्या किया है यहाँ पे कि एक छोटा सा पार्ट जो है वो रिमूव कर दिया है, छोटा सा पार्ट यहां से रिमूव कर दिया है। कहाँ गया, यहां से छोटा सा पार्ट हम रिमूव कर देते हैं और इसकी लेंथ कितनी है बेटा, dl के बराबर है। dl के बराबर पार्ट हमने रिमूव कर दिया है, ये लेंथ है dl के बराबर। तो हमारे पास जो पोर्शन बचा है दैट इज कंप्लीट रिंग माइनस दिस। तो मैं ये कह सकता हूं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से कि इस स्ट्रक्चर में इस इनकम्प्लीट रिंग में यदि मैं ये छोटा सा एलिमेंट जोड़ देता हूं, एक छोटा सा एलिमेंट जो है जोड़ देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे एक कंप्लीट रिंग जो है वो प्राप्त होने वाली है। एक कंप्लीट रिंग हमें यहाँ पे मिल जाएगी इस तरीके से, कंप्लीट रिंग मिल जाएगी। इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। तो इसकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मैं E1 के बराबर मान लूं, इसकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E2 के बराबर मान लूं, तो मुझे मिल जाएगा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो दोस्तों बताइए कि इसकी वजह से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कि एक रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो ये E3 हो जाएगा 0। क्या हम E2 बता सकते हैं, क्या E2 बता सकते हैं कि एक छोटा सा चार्ज है इस पे dq, और dq की वैल्यू लिख सकता हूं लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू dl, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है q अपॉन 2πa। q अपॉन 2πa इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा चार्ज डेंसिटी, linear charge density into dl will be the charge on this small element। और इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से कितनी है, a के बराबर है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं E2 की वैल्यू कितनी होगी, E2 की वैल्यू होगी k dq
डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाएगा E2। E1 की वैल्यू मुझे पता नहीं है और इन दोनों का जो समीशन है 0 के बराबर है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से E1 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k dq डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। सो इट्स माइनस ऑफ k, dq की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, dq इज लैम्डा इंटू dl, dq की वैल्यू ये रही, दिस q अपॉन 2 पाई इंटू a इंटू dl और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो आपको मिल जाएगा k को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, सो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q dl अपॉन 2 पाई a क्यूब, 2 पाई a क्यूब। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं और सजा के, तो मिल जाएगा q इंटू dl डिवाइडेड बाय 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। दिस माइनस में दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट इनकम्प्लीट रिंग। और इसकी ये माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ था तो इन बाकी सबका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगा। E1 वेक्टर डायरेक्शन ये है और E2 का जो डायरेक्शन ये है, E2 का डायरेक्शन ये और E1 का डायरेक्शन है ये। ठीक, इस तरीके से दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 जो है डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में दिया है कि एक पॉजिटिव चार्ज Q जो है उसको प्लेस किया गया है इन फ्रंट ऑफ अ कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब। कंडक्टिंग सॉलिड क्यूब है जिसके सामने एक पॉजिटिव चार्ज रखा है और डिस्टेंस d दिया हुआ है इसके सेंटर से। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब ड्यू टू द चार्जेस अपीयरिंग ऑन इट्स सरफेस। तो सवाल देखिए क्या है कि हमारे पास एक क्यूब है जो मेटल से बना है यानी कंडक्टिंग है और इसके सेंटर से डिस्टेंस d दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है Q। तो होगा क्या कि इस क्यूब के ऊपर जो एक चार्जेस जो है इंड्यूस होने लग जाते हैं। यदि ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज प्लस Q है तो इसकी सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मटेरियल ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 0। तो फाइनल एम जो है वो, ग्रेटर गोल जो है वो क्या है कि इस क्यूब के अंदर किसी भी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 के बराबर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है। तो अंत में मैं कह सकता हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, एट द सेंटर ऑफ द क्यूब is equals to 0, not just at the center but also inside every point where the material is present। जहां पे कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब हमारे पास चार्जेस कौन कौन से दिख रहे हैं, एक चार्ज है ये, दूसरा चार्ज है ये, और कोई चार्ज तीसरा नहीं है। तो इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएंगे। दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस और प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट पॉइंट चार्ज। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि इन दोनों का जो समीशन है वो 0 के बराबर है। सो नेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q। तो ये कितना आपके पास KQ डिवाइडेड बाय D स्क्वायर। सो KQ बाय D स्क्वायर का जो ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है दैट इज ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज। तो समझ गए। इस सेंटर की बात करें तो सेंटर पे क्या हो रहा है, इस सेंटर पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इस तरफ KQ बाय D स्क्वायर, और इतना ही ये वाले जो चार्जेस हैं ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। ये इंड्यूस की वजह से है KQ बाय D स्क्वायर, जिससे कि नेट जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो सके, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम आ सके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ, जिसमें दिया है कि एक पार्टिकल का मास m है, चार्ज q है, इसको फेंका जाता है स्पीड u से अगेंस्ट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू मोमेंटरी रेस्ट। तो सवाल जो है यहां पे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, ऐसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फेंका गया है, यानी कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंका गया है। हमने पार्टिकल को फेंका है यहां से, चार्ज Q और इसका मास है m के बराबर, इसको स्पीड दी गई है u के बराबर। आप या तो इसे कर सकते हैं काइनेमेटिक्स के फॉर्मूले से, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से भी। सो u स्पीड से फेंका है। अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा F
और उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा Q इंटू ई डिवाइडेड बाय m। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, तो ये रिटार्डेशन कहा जाता है। तो हमें पता लगाना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा बिफोर कमिंग टू मोमेंटरी रेस्ट। तो यहां से यहां तक मैं मान लेता हूं ये s डिस्टेंस जो है आगे बढ़ जाता है, s डिस्टेंस तक आगे चलता है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो मैं काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी इज u स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ QE बाय m इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है s। तो आपको यहां से s की वैल्यू मिल जाएगी mu स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2QE। और आप यहां पे ध्यान से देखें, यदि आप इस एक्सप्रेशन को ही ऐसे लिख लें हाफ mu स्क्वायर और QE को इधर भेज दें तो मिल जाएगा QE इंटू s। तो ये क्या है आपके पास, देखिए, और माइनस माइनस लगा दीजिए, माइनस माइनस लगा दीजिए। तो इस वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस रिजल्ट पे ऐसे भी पहुंचा जा सकता था वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करके, और ऐसे भी पहुंचा जा सकता है फोर्स का इस्तेमाल करके। ठीक है,